नहीं सर, माइक ले लीजिए। विनय सर, स्वागत है न्यूज 18 इंडिया बिहार संवाद पे। थैंक यू सो मच। आज हम लोग बिहार संवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नए बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे पहला सवाल तो ये, दिन भर जितने नेता आए थे, विपक्ष के हों चाहे पक्ष के, सबको हम लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं और जनता भी वही जानना चाह रही है। एकाएक पिछले कुछ महीनों में क्या हो गया है पटना को? क्या जंगल राज वापस आ गया है? नहीं, देखिए, क्राइम स्टैटिस्टिक्स यदि आप देखेंगे तो जो अभी जो चर्चाएं हो रही है वो मर्डर्स पे हो रही है कि कुछ मर्डर्स की घटनाएं हुई हैं, और इन सभी घटनाओं में आप देखेंगे तो पुलिस 2 to 3 डेज के अंदर सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, केस का उद्भेदन हुआ है विद इन 2 to 3 डेज। अपराध समाज के लिए असहनीय है। एक भी हत्या होती है तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि इवन लॉस ऑफ वन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट, फॉर पुलिस, फॉर द सोसाइटी। वी कांट से, जैसे हमारे जो हत्या के ही आंकड़े हैं, 2004 में करीब 4000 मर्डर्स हुए थे, बिहार जो भी हमारा स्टेट है। लास्ट ईयर 2700 मर्डर्स हुए थे, करीब 1300 की कमी आई है। तो हम जब स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, इस साल भी यदि आप 6 मंथ्स का कंपेयर करेंगे तो अभी 1100 हुआ है, यदि डबल कर देंगे तो 2200 होगा, 2700 से भी कम होगा। अभी तक 1100 मर्डर्स 6 महीने में हुए हैं, 6 मंथ्स में। तो आप डबल कर देंगे 12 महीने का तो 2200 होगा। मतलब लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे तो कम पाया जाएगा। बट एक भी घटना होती है तो पूरा समाज उद्वेलित हो जाता है। पहले जो घटना होती थी तो कम्युनिकेशन उतना सशक्त नहीं था। आज यदि ग्रामीण क्षेत्र में भी, एक दूरस्थ क्षेत्र में भी यदि कोई घटना हो जाती है तो पूरे विश्व में उसकी सूचना चंद मिनटों में ही प्रसारित हो जाती है। एंड एवरीबॉडी कम्स टू नो अबाउट द इंसिडेंट वर्ल्ड ओवर। ये 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था। यदि किसी दूरस्थ क्षेत्र में कोई घटना होती थी तो पूरे जिले के लोग भी, उस थाने के लोग भी नहीं जान पाते थे। तो आज जो इम्पैक्ट क्राइम का है, एक भी घटना का जो इम्पैक्ट है वो hundreds and thousands टाइम ज्यादा हो गया है। समाज चाहती है कि अपराध मुक्त समाज हो, मतलब कोई अपराध ना हो, और ये आदर्श स्थिति है। बट यदि हिस्टोरिकल पीरियड में आप देखेंगे ओवर द हिस्ट्री तो आपको लगेगा कि हमेशा अपराध होते रहा, और अपराध के जो कारण हैं वो पुलिस के कंट्रोल के नहीं है। जितने सारे रीजंस फॉर क्राइम हैं उस पर पुलिस का उतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट जो कंट्रोल है, जैसे लैंड डिस्प्यूट के कारण मर्डर हो रहा है। जैसे कल भी आपने देखा होगा, यदि हम 24 घंटे को लेते हैं तो कल उद्वंत नगर आरा में एक थाना है, वहां पे एक हत्या की घटना हुई है, और पिछले 8 वर्षों में 10वीं घटना है। 2 फैमिली है, अगल बगल में रह रहे हैं, 1 से 1.5 कट्ठे लैंड के लिए दोनों फैमिली के बीच में एक उधर से मर्डर हो रहा है, एक इधर से मर्डर हो रहा है। 10वां मर्डर कल हुआ, 10th मर्डर। जो पिछले साल एक पक्ष ने किया था तो उस पक्ष ने इस बार दूसरे पक्ष का मर्डर किया बिटवीन 2 फैमिलीज। अब 1 कट्ठे लैंड के लिए यदि 10 मर्डर हो जा रहा है तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, समाज के लिए है। तो वहां जो विनय सर, वही एक चिंता है समाज को कि 1-2 फार्मूला होते हैं। एक तो जंगल राज वाला फार्मूला था, जब आप शिकायत करने जाओ कहीं पे तो पता चलता था जिसकी शिकायत आप लेकर गए अपराधी की, वो वहीं बैठा हुआ है जहां वो शिकायत कर गया है। दूसरा फार्मूला विनय सर आता है, ऐसी बात नहीं, योगी जी वाला फार्मूला। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस हमेशा से डिलीवर करी है, और उन दिनों भी हत्या की घटनाएं दर्ज होते नहीं। तो 2004 में 4000 हत्या की घटनाएं दर्ज हुई। ऐसा नहीं था कि पुलिस दर्ज नहीं करती थी और केसेस डिटेक्ट नहीं होते थे। समाज के अंदर जब काफी चर्निंग रहता है, जैसे उन दिनों आप देखेंगे कि नक्सलिज्म भी काफी पीक पे था। बिहार हैज बीन एबल टू कंट्रोल नक्सलिज्म 100%। अभी कई वर्षों से एक भी नक्सल हत्याएं नहीं हुई है, कोई भी घटना नहीं हुई है। शहर पे ही कब्जा हो गया था। और यदि आप कंपेयर करेंगे बिहार
जिस प्रकार से नक्सलिज्म को कंट्रोल किया है, तो ये मच बेटर देन अदर स्टेट्स। हम कहेंगे कि 2005 में मैं मोतिहारी एसपी था, तो वहां पर दिन के 1 बजे करीब 1000 की संख्या में नक्सली आए थे। दिन के 1 बजे मधुबन एक जगह है वहां पे, और उसमें पंजाब से भी नक्सली आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे, उत्तराखंड से आए थे, सभी स्टेट से, झारखंड से आए थे, उड़ीसा से आए थे, और सभी ऑर्गेनाइज करके और दिन के 1 बजे लगभग 1000 की संख्या में थाना, अंचल, बैंक्स और बहुत सारे प्रतिष्ठानों को उन्होंने 1 बजे लूटा था। बाद में पुलिस मुठभेड़ 2 दिन तक होता रहा, काफी सारे लोग मारे गए, काफी सारे गिरफ्तार हुए। दैट वाज द लास्ट मेजर इंसिडेंट इन नॉर्थ बिहार। उसके बाद फिर 2005 ऑनवर्ड्स जो सरकार की पॉलिसी थी वो थे कि सरकार जिन एरियाज में नक्सलिज्म था वहां पे गई। पहले था कि नक्सलिज्म को पुलिस प्रॉब्लम माना गया था, कि ये पुलिस फाइट करे नक्सलिज्म से, जो 90 से लेकर के 2004-5 तक हमने देखा झारखंड में और बिहार में, तो प्योर पुलिस प्रॉब्लम माना जाता था और पुलिस जूझ रही थी। उसके बाद 2004 ऑनवर्ड्स आया कि नहीं, एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड वे में इसको टैकल करा जाए। और उसके बाद आया कि पुलिस ठीक है, पुलिस क्लियर करेगी एरिया को, नक्सल जो प्रेजेंस है उसको कंटेन करेगी, उसके बाद फिर उस एरिया को होल्ड करेगी कि वहां पर फिर से नक्सलिज्म नहीं पनप पाया, और उसके बाद बिल्ड करेगी। तो क्लियर होल्ड एंड बिल्ड पॉलिसी आया। उसके बाद सरकार की डेवलपमेंट की पॉलिसी आई, और बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो नक्सल एरिया में आए, रोड बनने लगे वहां पर। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी आप देखें कि 2001 के बाद से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी आने लगा, पंचायत को एम्पावर किया गया। तो पुलिस भी अपना काम करी और अन्य जो डेवलपमेंट एजेंसीज थी उन्होंने काम करा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आ गए पंचायती राज फॉर्म में। तो ये सभी मिलकर के नक्सल को हम लोगों ने कंटेन किया। उसी प्रकार से यदि आप क्राइम को देखेंगे तो अभी जो डिस्कोर्स चल रहा है उसमें पुलिस इज द ओनली एजेंसी जिस पर पूरा भार आ रहा है कि क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया। इट्स अनदर थिंग कि घट रहा है, लेकिन एक एक इंसिडेंट के कारण हो रहा है। जैसे आप फिगर देखेंगे, यदि आप 30-35 साल पहले जाएंगे तो करीब 3000-4000 डकैती होती थी, 4000 की संख्या डकैती की घटना होती थी। 2004 में करीब 1500 डकैती होती थी, अभी 70 से 80 डकैती साल भर में हो रही है। 100 टाइम्स कम हुआ है डकैती। यदि आप फिरौती हेतु अपहरण, जो किडनैपिंग फॉर रैंसम की घटनाएं होती थी, लगभग 1000 की संख्या में होती थी, जो अभी 15 से 20 साल भर में हो रही है। तो वी हैव बीन एबल टू कंटेन किडनैपिंग फॉर रैंसम, बिल्कुल सर, लेकिन वी हैव बीन एबल टू कंटेन डकैती, वी हैव बीन एबल टू कंटेन राइटिंग। राइटिंग भी 14,000 होता था करीब आज से 10 साल पहले, अभी 1 से 1,500 हो रही। तो बहुत सारे जो क्राइम्स हैं वो कंटेन हुए हैं। बट अभी एक मर्डर के जो कारण है, जैसे मैंने आपको बताया आरा का घटना, कल एक मुजफ्फरपुर में घटना हुई है। एक कबाड़ के व्यवसायी थे और उनका बगल में एक उनका पड़ोसी है, तुफैल उनका नाम है। कल शाम की घटना है, करीब 7 बजे की घटना है। उन दोनों के बच्चे लड़ रहे थे, दोनों के बच्चे में विवाद हो रहा है। उसके बाद दोनों के पेरेंट्स आए और एक ने दूसरे को गोली मार दिया एंड ही डाइड। अब बच्चों के झगड़े में 2 पक्ष एक दूसरे की हत्या करने पे उतारू हो जाते हैं, तो ये समाज को भी चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर इस तरह का क्यों हो रहा है। यदि 1 कट्ठे जमीन के लिए 10 मर्डर के लिए समाज तैयार है कि हम 10 मर्डर झेल लेंगे, वहां हमने कल बात किया एसपी से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहां कहा कि नहीं, सभी जनप्रतिनिधि भी फेल कर गए हैं, दर्जनों बार पंचायती हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं। सजा भी हुआ है, जेल भी जा रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रोमाइज कि हम ये 1 कट्ठे जमीन को छोड़ करके। तो एक इंटॉलरेंस जो समाज में, असहिष्णुता की जो स्थिति है वो बड़ा है। मतलब समाज में जब तक ग्रीड रहेगा, असहिष्णुता रहेगा, तब तक अपराध होंगे। अब हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किसी भी घटना को डिटेक्ट करने में 3 दिन से ज्यादा पुलिस ने नहीं लिया है, और शूटर सहित, कॉन्स्पिरेटर सहित सब लोगों को पकड़ा है। हॉस्पिटल वाले कांड में भी
5 शूटर थे, 4 को हम लोगों ने पकड़ लिया है, 5वें को भी जल्दी पकड़े लेकिन जाएंगे। एक चीज, जनता जो होती है विनय सर, चाहती इमीडिएट सजा मिले उसको, तो कई लोग एकदम नहीं, आने जनता, हम जैसे लोग- यूपी में योगी जी वाला चल रहा है, उस तरह से इनकाउंटर हो नहीं लगाता नहीं, है। देखिए, आप डीजीपी हैं, आप पुलिस के शीर्ष पे पुलिस कानून के शासन में विश्वास करती है, वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, और हम लोग रूल को इम्प्लीमेंट करने वाले एजेंसी है। जहां जिस तरह की परिस्थिति बनती है उस तरह की कार्रवाई होती है। यदि परिस्थितियां, जैसे आपने देखा होगा कि यदि अपराधी के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जाती है, सेल्फ डिफेंस में पुलिस फायरिंग करती है, उसमें हो सकता है कि अपराधी घायल हो सकता है अपराधी की हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु की भी घटनाएं 2-4 हुई हैं, घायल की भी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें कोई मुठभेड़ नहीं हुआ है, दे हैव बीन अरेस्टेड। तो ये हर तरह की परिस्थितियां पैदा होती है, उसके अनुसार पुलिस एक्शन करती है, और ऐसा नहीं कि कोई पुलिस तो क्रिमिनल की तरह काम नहीं कर सकती। इसी से मिलता जुलता सवाल, क्या आप लोगों ने कुछ मॉनिटरिंग बढ़ाई है अपनी मौजूदगी? जो जिप्सी भी दिखती है तो मुझे लगता है क्रिमिनल डर के भाग जाता है। अगर आपकी, हम एक जमाने में जिप्सी बोलते थे, आपकी गाड़ियां अगर लगी रहती हैं तो भी क्रिमिनल आसपास नहीं फटकते हैं। अगर समाज के अंदर जो एक कोई एक्शन प्लान तैयार किया है क्या, जो अभी हो रहा है? बहुत सारे बिना एक्शन प्लान का पुलिस नहीं चल सकती। पूरे एक्शन प्लान है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजबूत कर रहे हैं, फॉरेंसिक्स को मजबूत कर रहे हैं, हमारे जो टेक्निकल गैजेट्स हैं उसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जितने सारे डिटेक्शन हो रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी एक मेजर पार्ट निभा रही है। टेक्नोलॉजी वी आर अडॉप्टिंग इन अ बिग वे। सर, एक आपने अभी बताया कि समाज के अंदर जो कई एग्रेशन है उसके चलते कई क्राइम बढ़ जा रहा है। कुछ दिन पहले आपके डिपार्टमेंट से एक ऐसा बयान आ गया और उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन काफी बैड ब्लड बिहार पुलिस को इससे लगता नहीं है, काफी जनता में इसका मैसेज नहीं। देखिए, क्राइम के रीजंस होते हैं बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रीजंस हैं। अधिकारी महोदय ने माफी मांगी, लेकिन मामला काफी यदि आप देखेंगे कि जो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी है, समाज के अंदर व्यवस्था कायम करने की जिम्मेवारी है, तो इसके बहुत सारे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज हैं। जैसे हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे सोशल स्टडीज में कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन की सर्वप्रथम पाठशाला फैमिली है, तो फैमिली से स्टार्ट होता है। अब जैसे इसमें आपने पारस वाली घटना का जिक्र किया, इसमें जो एक सज्जन कलकत्ता से पकड़े गए हैं, वो उनकी मदर टीचर हैं, उनके फादर भी बिजनेसमैन हैं। तो घर के अंदर इनका जो इतिहास रहा है, वो पहले बाइकर्स गैंग में थे, फिर ड्रग्स लिया, फिर ड्रग्स बेचा, ड्रग्स सेल करने लगे, और ड्रग्स के बाद फिर अभी अपराध में। जस्ट कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है। एक बार ड्रग्स में जेल गया हुआ है, एक बार आर्म्स एक्ट में पकड़ा है, तीसरी घटना उन्होंने करी है। एकदम नया नया अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, और सोशल मीडिया पे भी उनका जो आप देखेंगे पोस्ट, तो लगेगा कि मैंने काफी उनके अंदर उत्साह है अपराध करने की और बड़े अपराधी बनने की और नाम और कमाने की। तो इस तरह समाज के अंदर अब उन्हीं की फैमिली स्टडी कीजिएगा तो मतलब देयर पेरेंट्स हैव नो टाइम। पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है, कोई अपने बिजनेस पे जा रहा है, कोई अपने प्रोफेशन में जा रहा है। तो फैमिली जब तक अपना जो रोल है वो नहीं एक्सरसाइज करेगी, हम लोग, पुलिस जो है वो लास्ट एजेंसी है। जब अपराधी बन जाता है, अपराधी बनने के बाद जब अपराध की घटना हो जाती है, देन वी पिच इन। उसके पहले, सबसे पहले तो फैमिली है, उसके बाद फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जिनका काम है उनमें अच्छे वैल्यूज एंड नॉर्म्स इनग्रेन करने का। तो यदि फैमिली फेल कर जाता है, एजुकेशन फेल कर जाता है, और भी बहुत सारे जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसी यदि सब फेल कर जाता है, और उसके बाद वो अपराध की दुनिया में जब कदम डाल देते हैं, अपराध कर बैठते हैं, उसके बाद हम लास्ट में आते हैं, वही सब एजेंसीज फेल हो गए। ऑल द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस। तब पुलिस आती है कि अब अपराध हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, अब हम पिच इन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम केस डिटेक्ट करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। अब गिरफ्तार करके जेल भेज देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। जैसे ही वाज सेंट टू जेल, जो अभी पारस में घटना हुई, जो मेन आगे आपने देखा होगा, ये जेल गए थे, जेल इनको भेजा गया। जेल में जाने के बाद इनकी संगति हुई बड़े बड़े अपराधियों से, और बड़े बड़े अपराधियों के द्वारा इनको ट्रेनिंग मिला, और ट्रेनिंग मिलने के बाद ये काफी आगे बढ़ गए और बड़े वारदात करने की इच्छा इनमें जागृत हुई। तो
जो जेल है वो एक करेक्शनल इंस्टीट्यूशन है, हम उसको बोलते हैं कि ये करेक्शनल इंस्टीट्यूशन है, बट वो करेक्शनल इंस्टीट्यूशन नहीं होकर के वहां पे क्राइम में सोशलाइजेशन हो जाता है। तो जेल को सुधारने की जरूरत है, परिवार को भी सुधारने की जरूरत है कि पेरेंटल कंट्रोल जब तक बच्चों पे नहीं हो। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ड्रग का बहुत बड़ा मीनेस है। हम लोग एक ड्रग का अलग से एक वर्टिकल बनाने जा रहे हैं, जो शीघ्र ही बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक एडिशनल डीजी के पदाधिकारी रहेंगे। एक बीच में सवाल करना चाहूंगा मैं, आपसे इतनी देर बात की, क्राइम पर सवाल पूछा तमाम, मुझे लग रहा है आप एकदम पुलिस की सॉफ्ट पावर हो आप, क्योंकि आपको कई जो पुराने जानकार हैं आपको बोलते हैं सिंघम, बोलते कम है, आपके काम ज्यादा बोलता है। क्या कोई ये आपको सिंघम बताने में आपके बैचमेट्स का, पुराने लोगों का क्या कोई वाकया रहा है इसमें? नहीं, देखिए, अपराध जो हम लोग 2005 में भी, आपको सिंघम क्यों कहा गया फिर? 2005 में भी जब सरकार आई थी, उस समय अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए मुहिम चलाया गया था, तो हम लोग मुहिम को लीड कर रहे थे। उस समय बहुत सारे जो अपराधी थे, जो समाज में काफी इन्फ्लुएंस रखते थे, उन सबों को सजा हुई थी, और उसमें हम लोगों की बड़ी भूमिका थी। उस समय 2005-6 में बड़े बड़े लोगों की सजा हुई थी। आई विल नॉट नेम दोज पर्सन्स। तो उस समय एक इम्पैक्ट पड़ा था, मतलब कॉम्पेरेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2007 में 8 में हत्या की संख्या एकदम शून्य पे आ गई थी, 4000 से 3500 पे आई थी। 2014 में 15 में भी देखिए तो 3500-3600 हत्याएं होती थी, 14-15 में भी। अभी घट करके 2700 आई है। तो जो फिगर्स पे आप जाएंगे तो हत्या की संख्या घटी है, डिस्पाइट इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिकिंग अप, डिस्पाइट पॉपुलेशन गेटिंग डबल्ड, डिस्पाइट सो मेनी थिंग्स इन द सोसाइटी कंटेन हो रही है। लेकिन समाज का एक्सपेक्टेशन है अपराध मुक्त समाज, वो एक भी हत्या नहीं करेगी। तो हम लोग भी आदर्श स्थिति की ओर धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत सारे अपराध को हमने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया डकैती, आप भी देखते होंगे कि पहले बेतिया में सरकार बदल जाती थी डकैती के कारण, कई बार सरकारें बदल गई थी डकैतों के मीनेस के कारण। और यदि आप जाएंगे 70s में जाएंगे तो 85 गैंग्स डकैत्स के एक मात्र बेतिया जिला में ऑपरेट करते थे, और वहां पे कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए थे, ऑपरेशन पैंथर और तरह तरह के ऑपरेशंस चलाए गए थे, 10वीं उन्मूलन अभियान चलाए गए थे। पूरा एरिया लुटा जाता था, मतलब एक व्यक्ति नहीं लुटाता था, बल्कि पता चला कि 12 गांव 20 गांव का पूरा गांव का गांव ही लूट गया। ये स्थिति थी आज से करीब 30-40 साल पहले। तो उस समय था कि सरकार की प्राथमिकता रहती थी 10वीं उन्मूलन अभियान, क्योंकि 10वीं का साम्राज्य था पूरे इस पे। यदि आप आजादी के पहले जाएंगे 1946 में जाएंगे तो 46 में करीब 7,000, 8,000, 10,000 डकैतियां। तो फिर आज क्यों लग रहा है कि 10 ये ऐसे जो है गोली चलाने वाले खुले सड़क पे घूम रहे हैं? नहीं, देखिए, गोली चलाने वाले ऐसे नहीं कि खुले सड़क पे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह 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 पे मिल जाएगा, लेकिन अपराधी हैं, समाज के अंदर हैं। और जो अपराधी आजकल जो यूथ में थोड़ा सा ये एक तरह से वो समझते हैं कि यदि हम कुछ शस्त्र का व्यवस्था कर लेते हैं, और आप एक देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे लोग शस्त्र के साथ अपना डीपी में लगते हैं, और करीब हमने फिगर अभी लिया था 200 यूथ इधर एक साल के अंदर में जैसे डीपी में लगाया, तो फिर हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। और एवरी डे समवेयर और दी अदर, आज बेगूसराय में, आई थिंक बेगूसराय या किसी जिला में मैंने कल भेजा था, आज मैसेज भेजा है कि दोनों लोग पकड़े गए। एवरी डे 1 और 2 यूथ जो क्राइम अभी तक नहीं किया है, लेकिन वो शस्त्र रख रहा है और अपना वो रील बनाने के क्रम में शस्त्र को भांज रहा है, दिखा रहा है, और उसके कारण 200 यूथ इधर 1 साल के अंदर पकड़े गए अप्रोक्सीमेट। भयमुक्त बिहार नहीं, भयमुक्त बिहार नहीं, मतलब यूथ में एक इस तरह की बात आ रही है कि ड्रग्स और ये आर्म्स रख करके और अपने को एम्पावर फील कर, ये गलत एक प्रवृत्ति आ रही है। तो इस पे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमारा जो दायरा है जिसमें हम उनको आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ के जेल भेज दे रहे हैं, लेकिन जेल भेजना कोई उपाय नहीं है। इसको समाज को आगे आना पड़ेगा और उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा उस स्टेज में। यदि किसी को भी लगता है समाज के अंदर, ऐसा नहीं कि पुलिस को जब जानकारी मिल गई तो समाज के किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि वो यूथ जो है क्या कर रहा है, लेकिन समाज अब इंटरवीन करना बंद कर दी है।
समाज के तरफ से जो एक काउंसलिंग पहले की जाती थी, तो समाज अब आज सोचता है कि ठीक है, कर रहा है हमें क्या मतलब है। तो आई थिंक सोसाइटी हैज टू पिच इन। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं, हम तो पकड़ लिया 200 आदमी को, ऐसे आदमी को, फिर वो जेल गए, जेल से निकलने के बाद अब फिर वो बड़े अपराधी के रूप में आ जाएंगे इसमें। तो समाज के अंदर जितने सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज हैं, उन सबों को आना पड़ेगा। और प्रेस का तो सबसे बड़ा रोल है, आप सबसे बड़े ओपिनियन मेकर हैं। तो ये जो चलता है कि नहीं अपराध हो गया, तो अपराध के रीजंस को भी हमको देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहे हैं। अब जैसे आप यहां पे देखेंगे कि समाज के अंदर जैसे इंटरकास्ट मैरिज अभी चल रहा है, हर रोज हम लोग भी जूझ रहे हैं। हम आज जनता दरबार लगाए हैं, उसमें एक अभी लास्ट में उसमें थोड़ा हमको टाइम भी ज्यादा लगे, हमें लगा कि हम यहां समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक ढाका की एक लड़की है, बंगाली लड़की, हिंदू लड़की है, उसने अपनी शादी की है यहाँ पाटलिपुत्रा में एक लड़के से। काफी पीएचडी कर रही है वो लड़की, ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ गवार लड़की है। वो इंटरनेट पे उसकी दोस्ती हो गई ढाका से, पाटलिपुत्रा के एक बड़े अच्छे परिवार में उसने शादी करी है। अभी 1 महीना पहले वो यहां से फिर अपने घर गई थी। उसके बाद अभी जब लौट के आई है तो बता रहे हैं कि उसके ससुर और उसके जो हस्बैंड है वो ताला बंद करके भाग गए हैं और वो अब इसको रखना नहीं चाहते। अब यहां पे झंझट उत्पन्न होना शुरू हो गया। अब इसमें हो सकता है कि यदि झंझट होगा तो अल्टीमेटली इट माइट टर्न इनटू मर्डर। आपने देखा एक वकील साहब की हत्या हुई अभी 6-7 दिन पहले, वो पूरा मीडिया में आने लगता है कि अब वकील भी सुरक्षित नहीं है, ये हो गया, लेकिन उसमें कारण क्या है? कारण ये था कि उनकी जो लड़की थी वो 1 साल पहले अंतर धर्मीय शादी करी थी, दूसरे धर्म के एक लड़के से शादी करी थी जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके 2-3 बच्चे हैं। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस मैरिज को, ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट मैरिज, और उसमें काफी टेंशन चल रहा था। अब कितने सारे मैरिजेज में टेंशन चल रहा है तो पुलिस इज नॉट अवेयर, हमें नहीं पता है कि किन किन मैरिजेज में अभी क्या स्ट्रेस चल रहा है, नहीं मालूम है। लेकिन यदि हत्या हो जाती है तब हम उसमें पिच इन करते हैं। और उसके बाद तो जैसे एक घटना हुई, उनके जो दामाद थे, दो ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिम एज दामाद, बट दामाद थे, उन्होंने प्लानिंग करके उनको मार दिया। हत्या हो गई। हम लोगों ने 2-3 दिन के अंदर में डिटेक्ट किया, शूटर को पकड़ा, उनके दामाद को भी पकड़ा। बट अब इस तरह की हत्याएं, जब समाज के अंदर इंटॉलरेंस है कि भाई हम इस तरह के मैरिज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन समाज में इस तरह के मैरिजेस हो रहे हैं, तो इन कारणों से यदि हत्याएं होंगी। अब जैसे एक मुजफ्फरपुर में 6-7 दिन पहले एक हत्या हुई, गोरौल एक ब्लॉक है वैशाली जिले में, वहां एक रोजगार सेवक थे, सरकारी कर्मी थे, उनकी वाइफ मुजफ्फरपुर में रहती थी। दोनों एक दूसरे को विश्वास नहीं करते थे, दोनों को ऐसा लग रहा था कि ही इज हैविंग सम अफेयर। फिर वाइफ को लग रहा था कि हमारे पुरुष का अफेयर है, पुरुष को लग रहा है हमारी वाइफ का कुछ अफेयर है। दोनों एक दूसरे पे टैब रखते थे, लोकेशन लेते थे। उसके बाद एक दिन रात में 12 बजे दोनों अगल बगल के कमरे में सोए हुए थे, पत्नी ने चाकू से पति की हत्या कर दी। अगले दिन सुबह उसने पुलिस को खबर की कि डकैत आए और हमारे पति को मार दिया। तो इनसे पूछा कि आप कहाँ थे? तो हम बगल के कमरे में सोए रह गए। सुबह उठे तो पता चला भाई डकैत आपके कमरे में क्यों नहीं जाएगा, आपके कमरे में ऑर्नामेंट्स होंगे और भी बहुत सारे, पुरुष के कमरे में तो कोई खास मिलेगा नहीं। तो शक के आधार पे हम लोगों ने किया, अल्टीमेटली वाइफ टर्न्ड आउट टू बी द मर्डरर। अब यदि हस्बैंड और वाइफ अगल बगल में सोया हुआ है और वाइफ मर्डर कर दिया, उसमें व्हाट कैन पुलिस डू? तो ये जो हत्याएं हो रही है, जो सबको यदि आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कारण सोसाइटी के अंदर है, जो सोसाइटी में इंटॉलरेंस है, जो सोसाइटी में फैमिली का रोल चेंज हुआ है, जो सोसाइटी में जो एल्डर्स हैं उनका रोल चेंज हुआ है, इसके कारण जो अपराधीकरण हो रहा है, अपराध हो रहा है। तो सभी एजेंसी को एक साथ काम करना पड़ेगा। वो सर सारा समाज भी साथ, लेकिन एक छोटा सा, जनता भी चाहती है कि अपराधियों में पुलिस का ऐसा खौफ कि अपराधी कुछ करने के पहले सोचे। नहीं, देखिए, क्या वो खौफ कानून खौफ कम है? कानून से ही खौफ पैदा हो सकता है। एक हम लोगों ने 2005-6 में स्पीडी ट्रायल चलवाया था और काफी तेजी से हम लोगों ने कराया था। हाल के दिनों में थोड़ा स्पीडी ट्रायल, जिसको मैं अब स्टार्ट कर दिया हूं और काफी तेजी से चलेगा,
अपराध नियंत्रण के लिए एक बना हुआ है आपराधिक न्याय व्यवस्था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है एक, ऐसा नहीं कि पुलिस अकेले अपराध नियंत्रण कर सकता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस आती है, पुलिस इनिशिएट करती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एफआईआर दर्ज करके, उसके बाद फिर कोर्ट्स आते हैं, प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होम डिपार्टमेंट के अंदर है, प्रिजन्स है, प्रिजन्स की बात मैंने कुछ हद तक करी है कि प्रिजन्स के अंदर करेक्शन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जो पहली बार क्राइम करके जाते हैं उनको वहां पर इस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि वो जब निकल के बाहर आए तो समाज के साथ इंटीग्रेट हो परफेक्टली और अपराध करने की उनकी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से उन्मूलित हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, वो बड़े अपराधी बन करके निकलते हैं, ट्रेनिंग लेकर के निकलते हैं। तो प्रिजन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। प्रिजन शुड एक्ट एज ए करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। फिर कोर्ट का रोल आता है, न्यायालय में जो बोझ है केसेस का वो काफी अधिक है। आप जानते हैं न्यायालय खुद कई बार ये आया है, मीडिया में भी आया है कि एक एक न्यायालय के अंदर हजारों हजार केस हैं। अभी एक खेमका हत्याकांड हुआ था, तो खेमका हत्याकांड के पहले 2018 में इनके बेटे की हत्या हो गई थी वैशाली में, हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाने में। मैं उस समय सीआईडी में था, तो सीआईडी से ही हम लोगों ने उस केस को ब्रेक किया था और शूटर सहित 4 लोगों को चार्जशीट किया था। 1 महीने के अंदर चार्जशीट हो गया था। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि 7 वर्षों में, पिछले 7 वर्ष हो गए 2018 के बाद से, उस केस में मात्र एक डेट पड़ा है 2022 में, दूसरा डेट अभी पड़ने वाला है। तो पुलिस 1 महीने में चार्जशीट कर दी, लेकिन अन्य जो हमारे विंग्स हैं, पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स है, तो वहां पर हमारा नहीं चल रहा है। हम कोर्ट्स को नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस डेट को दीजिए, उस डेट को दीजिए। तो ये सभी पिलर्स को जब एक साथ मिलकर के काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से होगा तभी ये हो सकता है। और सजा सबसे बड़ा डेटरेंस है। यदि पनिशमेंट हो जाए समय पे, स्पीडी पनिशमेंट हो जाए, महीने भर के अंदर ट्रायल्स हो जाए, जैसे आप देखते होंगे कि अंग्रेजों के जमाने में जो होता था, ये सेशंस कोर्ट का आप नाम सुना होगा, सत्र न्यायालय। सत्र का मतलब ये हुआ, जैसे सेशन होता है ना, अभी हमारा असेंबली सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। सेशन का मतलब है कि इतना तारीख से 5 दिन का भी सेशन चल रहा है। तो उसी तरीके से वहां होता था कि सेशंस डिसाइड होता था कि ये मर्डर केस को ट्रायल करने के लिए 20 तारीख से 25 तारीख तक का सेशंस चलेगा। 5 दिन में ट्रायल हो जाता था, फांसी की सजा हो जाती थी 5 दिन के अंदर में। आप लोगों ने सुना होगा कि 10 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में उस समय फांसी की सजा हो जाती थी। तो इसका डेटरेंस पड़ता था। धीरे धीरे इसमें थोड़ी धीमी हुई है। इसको कैसे तेज किया जाए, तो ये हर तरह के कार्रवाइयों को हम लोगों को करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन को भी काफी क्रियाशील करना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर जो बोझ है न्यायालय में, जैसे किसी भी एक जिले में आप देखिएगा, आज हम लोग इलेक्शन रिव्यू कर रहे थे तो आया कि एक जिले में, दरभंगा, समस्तीपुर में 70,000 केस ट्रायल में पेंडिंग है, 60,000 केस ट्रायल में पेंडिंग है। तो केस की जो पेंडेंसी है ट्रायल में, और लंबा समय लगता है, 15 साल 20 साल लगता है ट्रायल में, तो उसको हम लोगों को सर करना पड़ेगा। सर समय कम, जाते जाते एक आखिरी सवाल और छोटा जवाब। बहुत सारे युवा बैठे हैं। एक वैशाली के छोटे से गांव से निकलकर पटना से पढ़ाई करके आईआईटी खड़गपुर जाकर आईपीएस बनना, बिहार का डर लेना, डीजीपी बनना, सफलता का मूल मंत्र क्या है? बहुत सारे युवा बैठे हैं सर, आगे देख रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने हमेशा, जैसे गांव में पैदा लिया बगल में, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, तो संस्कारों की कमी नहीं थी। बचपन से ही बड़े अच्छे संस्कार उन्होंने दिया। खुद भी टीचर थे, बड़े सख्त टीचर थे। और मैंने पढ़ा, बगल के ही गांव के हाई स्कूल से ही पढ़ा और काफ़ी अच्छे अंक आए थे। मैंने भी नहीं सोचा था कि उतने अंक आएंगे। और मैं बिहार बोर्ड में करीब 10 के अंदर मेरा पोजीशन आया था। फिर मैं साइंस कॉलेज पटना, जो उस समय काफ़ी सॉट आफ्टर कॉलेज हुआ करता था, साइंस कॉलेज पटना में आया। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी लगन के साथ पढ़ाई की और सेकंड पोजीशन यूनिवर्सिटी में मेरा था 82 में। फिर पहली बार ही मैंने आईआईटी दिया, बगैर कोई कोचिंग का आईआईटी चला गया। आईआईटी के बाद फिर मैंने जॉब भी किया, फिर मास्टर्स भी किया आईआईटी बॉम्बे से, फिर जॉब भी कई करे। मैंने 86 से 91 के बीच में 5 साल मैंने कई सारे जॉब्स भी किए।
और जॉब करते करते मैंने एक बार ऐसे ही ट्राई किया और बगैर कोई तैयारी का ही मेरा आईपीएस में भी हो गया था। मैं 90 में दिल्ली आया था बॉम्बे से, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में मैं जॉब कर रहा था, एमटेक करने के बाद आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद मैं दिल्ली आया कि यूपीएससी दूंगा 90 मई में, और मैं सोचा था अगली साल मैं दूंगा, 91 में मैं दूंगा, 90 में कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। लेकिन मैं 90 में ही हुआ कि एक बार देखते हैं कि कैसा है, लेकिन उसी में मेरा हो गया, पहली बार में ही मेरा हो गया, मैंने बगैर तैयारी का ही मैंने यूपीएससी कर गया। तो मैं युवाओं को यही कहूंगा कि आप यदि निरंतर रूप से, लगातार रूप से यदि आप अध्ययनरत रहेंगे, आप में यदि जिज्ञासा रहेगी, यदि आप इंक्विजिटिव रहेंगे ज्ञानार्जन के प्रति कि हमेशा प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल हम ज्ञान अर्जित करते रहें, तो आपको किसी चीज की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अनायास आप, मैंने जो भी कंपटीशन दिया, इंजीनियरिंग सर्विस भी मैंने दिया था 88 में, मैं एमटेक कर रहा था उस समय, तो इंजीनियरिंग सर्विस में भी हो गई। मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन किया और मैंने एक दिन भी छुट्टी भी नहीं ली अपने जॉब से। जिस दिन एग्जाम था उसी दिन छुट्टी ली थी, और ईश्वर की कृपा है कि यूपीएससी भी निकल गया। तो यदि आप लगन के साथ लगातार काम करेंगे तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन कि आप सक्सेस नहीं पाएंगे। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है। धन्यवाद विनय सर आने के लिए न्यूज 18 इंडिया संवाद पर बिहार के बारे में। अब हम बुलाना चाहेंगे अपने मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को, आपको सम्मानित करने के लिए। ज्योति जी।